तो गाइस, स्वागत है आप सभी का पहले लेक्चर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ सेल, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, जो कि होते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है एक्चुअली। फिर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सेंट्रल डोगमा का, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होने वाला है और बेसिक से बहुत, तो इसमें थोड़ा सा मेमोराइजिंग वाला पार्ट ज़्यादा है बजाय कि लॉजिकल। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये क्या कि व्हाट इज़ सेल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं सेल के बारे में बता दूँ आपको। तो सेल इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक सेल जो होता है वो सबसे फंडामेंटल पार्ट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जैसे बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गए, ये सब। या फिर मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जैसे कि हम ह्यूमंस या फिर कोई एनिमल हो गया। ठीक है, ये सब। तो जो सेल होता है ये डिस्कवर किया गया था। ऑब्वियसली आप लोगों को पहले जानना होगा कि डिस्कवर और इन्वेंशन में अंतर क्या होता है। डिस्कवर मतलब वो सारे फिनोमिनाज या फिर वो सारी चीज़ें जो ऑलरेडी नेचर में थी और उन्हें बस ढूंढा गया है, वो होती हैं डिस्कवरी। और इन्वेंशन का मतलब होता है कि जो भी चीज़ नई बनाई गई हो, जैसे कि इंटरनेट एक इन्वेंशन था। और वहीं पे फोर्सेस, जैसे कि न्यूटन के लॉज ऑफ फोर्स, जो न्यूटन के तीनों लॉ ऑफ फोर्सेस हैं, ये क्या थे कि डिस्कवरी थी, क्योंकि ये पहले से ही नेचर में एग्जिस्ट कर रहे थे। इसका ये मतलब नहीं था कि जब तक न्यूटन ने डिस्कवर नहीं किया तब तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम का कुछ था ही नहीं। ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है इसके पीछे। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन में ये अंतर होता है। तो सेल्स तो बहुत पहले से थे, इसलिए इसे डिस्कवरी का नाम दिया गया। तो इसे डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। इन ये डिस्कवर किया था इन्होंने सेल इन 1665 में। ठीक है, आपको ईयर याद रखने की इतनी कोई खास ज़रूरत है नहीं। तो सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। उसके बाद न्यूक्लियस इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, एंड इसके बाद गाइस, ये दो चीज़ें जानने के बाद आप ये जानो कि इसके बाद all the animals and plants are made up of cells। ये किसने कहा था? ध्यान रखना, उसने ये नहीं कहा था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसने स्पेसिफिकली कहा था कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और ये कहा था स्क्लाइडन, ये डी है, एंड शॉन ने, CHWANN, सॉरी गाइस, CHWANN, ये स्क्लाइडन और शॉन ने। आई थिंक कैमरा कुछ इशू कर रहा है गाइस, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। एंड आप आगे बढ़ते रहिए, कोई इशू नहीं। तो ये सब थोड़ी सी बेसिक्स थे। अब हम जानना चाहेंगे कि, बताने जा रहा हूँ कि वो फंक्शंस क्या थे। तो अब आप नोट कीजिए कि फंक्शंस, आई एम सो सॉरी, क्या है फंक्शंस ऑफ सेल। ठीक है, सबसे पहला होता है इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर। दूसरा होता है, मैं भी आपको समझाने वाला हूँ, पहले आप लिख लीजिए। ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के बाद दूसरा होता है परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। तीसरा है ट्रांसफ़र करता है क्या, जेनेटिक मटेरियल
जेनेटिक मटेरियल किसको, टू अपकमिंग ऑफस्प्रिंग या अपकमिंग जनरेशन लिख सकते हो आप, टू अपकमिंग जेनरेशन या फिर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है हमारा अपकमिंग जनरेशन को ऑफस्प्रिंग कहा जाता है, मतलब बच्चों को, ठीक है। एंड इसका चौथा जो पार्ट है ये क्या करता है, परफॉर्म करता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर को, परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन को, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करता है। ये हेल्प करता है किस चीज़ में, फाइटिंग डिजीजेस। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अब आप थोड़ा सा समझिए। डिजीज़, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। क्या आपने कभी, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको ये पता होगा कि प्लांट सेल या फिर बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होता है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता है। वैसे मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ तो टेंशन मत लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है। तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि प्लांट सेल जो प्लांट होते हैं वो स्ट्रेट खड़े होते हैं, जिसका कारण ये जिसकी वजह से उन्हें ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना होता है और खड़े रहना पड़ता है। तो ऑब्वियसली अगर आप कोई भी काम ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा ताकत लगती है, ज़्यादा काम करना पड़ता है आपको। तो इस वजह से उनके पास जो सेल वॉल होती है वो उन्हें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, स्टिफनेस प्रोवाइड करती है। सेकंड, स्पेसिफिक फंक्शंस, जैसे कि अगर आप जानो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड करके वो हार्ट से सेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं और उसके बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वो सेल से लेकर के वापस हार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये आरबीसी का एक स्पेसिफिक फंक्शन हो गया, ठीक है। ट्रांसफ़र, ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि सेल एक दूसरे को डिवाइड करते हैं मियोसिस और माइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा। ये आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये बायोटेक्नोलॉजी में ज़रूर पढ़ाऊँगा कि मियोसिस और माइटोसिस में अंतर क्या होता है। तो जब वो सेल डिवाइड करते हैं तो वो जेनेटिक मटेरियल को अपने आने वाले अपकमिंग जनरेशन्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। फाइटिंग डिजीज़ में मैं कहूँ अगर आपको कि एक WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ये डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो ये भी तो एक प्रकार के सेल्स ही हैं, वाइट ब्लड सेल्स। तो ये डिजीज़ से फाइटिंग में ये सारे फंक्शंस हैं हमारे सेल के, ऑलराइट। इसके बाद हम थोड़ा सा कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में जानते हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ सेल में आप सबसे पहले जो जानने वाली चीज़ है वो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सबसे पहले जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको एक और नाम दिया गया है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये तीनों एक ही के नाम हैं, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन कोई और काम नहीं करता, वो पहली बात तो सेल वॉल को, जो पूरा सेल होता है, सॉरी सेल वॉल नहीं, पूरा सेल होता है, इसे सराउंडिंग से अलग करता है। जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, ये मान लो एक सेल मेम्ब्रेन है, तो इसी के अंदर बाकी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स इसी के अंदर रहेंगे, साइटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो सब के अंदर रहेंगे। उसके बाद ये होता है कि इट इज़ ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन एवरी सेल, हर सेल में ये प्रेजेंट होता है एज एन आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। उसके बाद ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये मेडअप किससे होती है? मेडअप ऑफ फैट एंड प्रोटीन्स, इनसे बनी हुई होती है, ठीक है। मेडअप ऑफ फैट एंड प्रोटीन्स। ये कैमरा बार बार आगे पीछे हो रहा है, इस वजह से मैं कैमरा ऑफ ही कर रहा हूँ अब एक तरीके से, ठीक है।
अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो हम इसके फंक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे पहले इट इंक्लूजेस सेल ऑर्गेनेल्स, इट इंक्लूजेस सेल ऑर्गेनेल्स। दूसरा जो है, इट प्रोवाइड्स शेप टू सेल। एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो फीचर है वो ये है, इट डज नॉट अलाउ everything, it does not allow everything to pass through it, only selective amount of substance is allowed. That's why it is also called as selectively permeable membrane. आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसे ये क्यों कहते हैं। जैसे अगर इसको ऑर्डर आया है ऊपर से, यानी कि न्यूक्लियस से, कि हमें सिर्फ और सिर्फ 30 ml कोई केमिकल चाहिए, मान लो कि 30 ml कोई भी केमिकल चाहिए, ठीक है। तो ये 30 ml ही अलाउ करेगा अंदर जाना, उसके बाद ये उसे ब्लॉक कर देगा कि नहीं अब अंदर नहीं जाना है, ठीक है। परमिएबल मेम्ब्रेन, आई होप यू गॉट इट, ठीक है। एंड इसके बाद है क्या, पेजेस हैं, हाँ है पेज है, ठीक। इसके बाद जो मैं अगला पढ़ाने जा रहा हूँ वो है, हमने अभी सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा है, अब हम पढ़ने वाले हैं अगला कंपोनेंट जो है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सेल वॉल जो होता है ना, ये बैक्टीरिया और प्लांट सेल में स्पेसिफिकली पाया जाता है, बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल, ठीक है। बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल में पाया जाता है, और ये एंड इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। सेल वॉल प्लांट सेल में क्यों पाया जाता है ये मैंने अभी आपको बता दिया है, क्योंकि ये एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को अगेंस्ट ग्रेविटी स्टैंड होने के लिए, ठीक है। और अब आप एक छोटा सा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पॉइंट बताया था, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है ये। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन होता है ना। तो बैक्टीरिया और प्लांट में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो सेल वॉल होता है। जैसे ऐसे कि समझो ये सेल वॉल है, इसके अंदर होगा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जो भी आप हो, उसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस होगा और बाकी साइटोप्लाज्म वगैरह बाहर होंगे, ठीक है। ये ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ये है सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये है न्यूक्लियस। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब ये बताओ ये मेड अप ऑफ किससे होता है, ये बना हुआ होता है, ये प्लांट सेल और बैक्टीरिया में पाया जाएगा, तो ऑब्वियसली इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। ये तो ये सेलुलोज से बड़ा होता है, एंड इन सम केसेस मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड लिग्निन। ये आप याद कर लीजिए, पेक्टिन और लिग्निन क्या होता है, ये
बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, इसलिए आप इसे याद कर लीजिए। पेक्टिन और लिग्निन से कुछ केसेस में बना होता है, वरना मोस्ट कॉमनली सेलुलोज से ही बना हुआ होता है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अब इसके बाद हम जानते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं इसके फंक्शंस लिखने जा रहा हूँ। आई होप यू ऑल आर नोटिंग इट डाउन। मैं इसे इसलिए बोलते जा रहा हूँ क्योंकि अगर राइटिंग में कुछ या फिर इस पेन की राइटिंग की वजह से कुछ इश्यू आ रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका फंक्शन, सेल वॉल का सबसे मेजर फंक्शन जो होता है वो होता है प्रोवाइड क्या इशू आ रहा है यार, ये रिजिडिटी, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है एंड गिव सेल इट्स शेप। ठीक है, इसके बाद इसका काम होता है, ये पहले इसने रिजिडिटी प्रोवाइड की, सेल को शेप दिया, उसके बाद इट अलाउज एवरीथिंग टू पास थ्रू इट। ये अपने आप से सब कुछ पास होने देता है, और आगे जाकर के जब ये परमिएबल मेम्ब्रेन से मिलता है तो परमिएबल मेम्ब्रेन में से डिफ्रेंशिएट करता है कि मुझे क्या आगे पास करना है और क्या पास नहीं करना है। ठीक है, एंड इसके बाद इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ इनर पार्ट ऑफ सेल। ये सेल के इनर पार्ट को ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करेगा। तो ये था सेल वॉल के बारे में। अब मैं आपको जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताने वाला हूँ। ऑलराइट, पेज खत्म हो गया आई थिंक, तो मुझे ये मिटाना होगा ऊपर का, यहाँ का मैं सेल मेम्ब्रेन वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये पूरा सेल मेम्ब्रेन का मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब जेनेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ऑब्वियसली हमें पास होता है हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो एक सेल डिवाइड होता है दो सेल में, दो सेल्स के अंदर डिवाइड होता है वो, तो हमें इसी सेल से, अपने प्रीवियस सेल से ही हमें हमारा जेनेटिक मटेरियल मिलता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में कुछ टर्म्स हैं जो हमेशा से कंफ्यूजिंग होती हैं। जैसे मैं आपको समझा दूँ कि एक होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। एक होता है क्रोमोसोम्स, एक क्रोमैटिन, डीएनए एंड जीन। ये कुछ टर्म्स होती हैं इसमें, डीएनए, जीन। ठीक है, ये चार टर्म्स है जो समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको समझाने जा रहा हूँ व्हाट इज़ क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। ये टी है गाइस। क्रोमैटिन के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्रोमैटिन एक्चुअली में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब न्यूक्लियस होता है जो, उसको कवर करने वाला हिस्से को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा इंटेंगल सा अगर कुछ हो तो ये होता है, इसी को हम कहते हैं डीएनए, यानी कि जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक मटेरियल, प्लस हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है। हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है जो डीएनए के साथ रैप होता है, मतलब डीएनए उसी के अंदर उलझा हुआ होता है। ठीक है, तो ये अगर इंटेंगल से मटेरियल को ही हम क्रोमैटिन कहते हैं।
entangled thread-like material in nucleus, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर इंटेंगल, TENTANGLED, इंटेंगल्ड थ्रेड लाइक मटेरियल इन न्यूक्लियस। इंटेंगल्ड का मतलब होता है उलझा हुआ, ठीक है, इसी को हम क्रोमैटिन कहते हैं। अगला है कि ठीक है, क्रोमैटिन समझ आ गया। अब बारी है डीएनए और जीन के बारे में थोड़ा सा जानने की, ठीक है। अब डीएनए और जीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डीएनए क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये एक डीएनए है, ठीक है। यहाँ से एक सेकंड मेरा कलर बदल लेना तभी समझा पाऊंगा सही से। ठीक, ये वाला हिस्सा इतना देख रहे हो, मान लो एक जीन है। डीएनए कुछ नहीं होता है, जीन्स जब एक दूसरे के, जैसे जीन फर्स्ट हुआ, ये जीन सेकंड हुआ, ये सब जब एक साथ ऐसे ज्वाइन होते चले जाते हैं ना, तो एक डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो जीन इसका सबसे बेसिक, डीएनए का अगर कोई बेसिक या फिर फंडामेंटल यूनिट है तो वो जीन होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ जीन इन फॉर्मेशन ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज डीएनए, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये है डीएनए का फुल फॉर्म, ठीक है। तो अब समझ आया कि जो जीन का इंटीग्रेशन होता है कि जीन 1, जीन 2, जीन 3 ऐसे आपस में सब कनेक्ट हो गए, एंड जीन 3 कनेक्ट हो गए और एक थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, इसी को डीएनए कहेंगे, ठीक है। अब बताओ जीन क्या होता है। अब मैं बता दूं कि आपको जीन क्या होता है, तो एक मिनट, अभी जीन और क्रोमोसोम्स को बताना बाकी है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि जीन क्या होता है। तो जीन, ये एक सेगमेंट होता है डीएनए का, इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, एंड ईच जीन कैरीज ईच पार्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने कुछ लोग, आई एम वेरी सॉरी, आप लोगों ने कुछ लोगों का चेहरा देखा होगा, अगर चेहरा नहीं, आंखें, कि कुछ लोगों की आंखें थोड़ी ब्राउनिश होती हैं, कुछ की बिल्कुल ब्लैक होती है। और ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली ये जीन्स की वजह से होता है। हमने जो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है वो जीन्स की वजह से होता है। तो जो जीन हमारे में, जैसे कि मान लो अगर आपकी मदर की आइज़ ब्राउन है, ठीक है, मान लो थोड़ा सा रेड है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, रेड है, और आपके फादर की आइज़ जो है वो ब्लैक है, ठीक है। आपको दोनों की जीन्स मिलेंगी, लेकिन जो जीन डोमिनेंट होगी, जो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगी, वैसी आँखें आपकी होंगी। अगर मान लो आपकी मदर की जीन ज़्यादा डोमिनेंट है तो आपकी आंखें लाल होंगी, और अगर आपके फादर की जीन ज़्यादा डोमिनेंट है तो आपकी आंखें काली होंगी, ठीक है। आई होप आपने जीन मतलब समझ लिया होगा। अगला जो टर्म है वो है क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो मैं आपको क्रोमोसोम्स के बारे में समझा देता हूँ। अगला टर्म है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स, जब आपका क्रोमैटिन क्या था? क्रोमैटिन था डीएनए विद हिस्टोन, है ना, डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। जब ये वाला, एक मिनट, क्रोमैटिन था डीएनए प्लस हिस्टोन। जब ये क्रोमैटिन जो होता है ये कंडेंस हो जाता है, कंडेंस्ड क्रोमैटिन
विद डीएनए एंड हिस्टोन, तो वो क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। और ये कुछ ऐसा सा दिखता है, अगर आपने कहीं देखा हो तो ऐसा सा, ऐसा। और यहाँ पे एक बीच में आपने कई जगहों पे देखा होगा ऑब्वियसली मूवीज़ वगैरह में कि, या फिर डीएनए जब भी हमें क्रोमोसोम दिखाना होता है तो ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स आप समझ गए, जब क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है और ऐसा कुछ शेप ले लेता है तो इसे क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आप शायद जानते हो कि कुछ ऐसा दिखता है वो, ठीक है, ऐसे। और उनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं। आई होप आप जानते हो कि डीएनए कुछ ऐसा दिखता होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को एनसीईआरटी में से पढ़ना क्या है। तो क्लास 9th की अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो उसमें आपको सेल के बारे में पता लगेगा। आप सेल वाला चैप्टर पढ़िए थोड़ा, वो आपको फ़ायदेमंद रहेगा, आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। जिसकी वजह से आप अगर यहाँ से आप पढ़ के जा रहे हैं, नोट्स बना रहे हो और वहाँ पे एक बार ही बस आप अपने एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाते हैं तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल कड़क हो जाएगा, जिससे कोई इशू नहीं होगा कि आपके सवाल छूटे या कुछ भी हो। तो अब अगला पार्ट में स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा सेंट्रल डोगमा पढ़ाना चाह रहा हूँ, और सेंट्रल डोगमा के बाद हम अगले वाले टॉपिक पे आएंगे। तो सेंट्रल डोगमा क्या होता है? अभी तक मैंने आपको बता दिया कि डीएनए क्या होता है, और इसे समझने के लिए डीएनए का जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये आप जानते होंगे, ऐसा कुछ होता है ना, जिसमें बीच में बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ। डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होना, एमआरएनए, और उसके बाद एमआरएनए का प्रोटीन में कन्वर्ट होना, इसी प्रोसेस को सेंट्रल डोगमा कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको प्रॉपरली पूरा समझाता हूँ, देखिए। डीएनए का एमआरएनए में ट्रांसफ़र होना मतलब चेंज होना, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और एमआरएनए का प्रोटीन में चेंज होने को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या होता है कि जैसे मान लो ये डीएनए है, एक डीएनए है, ठीक है। ये अपने ऊपर से एक कोड को रन कराएगा, ठीक है, कोड को रन कराएगा, और जब ये कोड इसको पूरा तरीके से रन कर लेगा तो ये जानते हो क्या फॉर्म करेगा? एक एमआरएनए। ये होगा, ये मान लो एक डीएनए है, ठीक है, और इसके ऊपर से जब कोड रन कर लेगा तो ये बन जाएगा एक एमआरएनए, ठीक है। फिर जब ये एमआरएनए राइबोसोम्स के पास जाएगा तो राइबोसोम्स जो है वो इस एमआरएनए को रीड करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। मैं अभी आपको बताता हूँ कि राइबोसोम ऐसा कैसे कर पाता है, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो डीएनए की वजह से हमारा प्रोटीन फॉर्म होता है, जैसा डीएनए होगा वैसे ही प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी और वैसा ही प्रोटीन फॉर्म होगा। अब इसमें एक छोटी सी बात बताता हूँ जो बहुत काम आएगी अपने आप को हमें, स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी। ये एक आरएन मान लीजिए एक डीएनए है ये, ठीक है। और अगर मान लीजिए अगर डीएनए में ही कोई डिफेक्ट आता है, मान लीजिए डीएनए है और ये मोर स्पेसिफिकली इस पॉइंट पे, यहाँ पर मान लीजिए इस वाले जीन में डिफेक्ट है, एक डिफेक्ट मतलब एक कोई गड़बड़ी है इस जीन में, ठीक है। तो अब जब ये एमआरएनए वाला रन करेगा प्रोसेस, कोड रन करेगा इसके ऊपर, तो यहाँ आने के बाद ये भी एक डिफेक्टेड प्रोटीन बनाएगा, है ना। ये डिफेक्टेड एमआरएनए बनाएगा, एक डिफेक्टेड एमआरएनए जो होगा यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा इस जीन की वजह से, और उसके बाद ये एमआरएनए जब प्रोटीन बनने के लिए जाएगा तो इस एमआरएनए में भी एक हिस्सा होगा जो डिफेक्टेड होगा या नहीं होगा, और इस डिफेक्टेड एमआरएनए की वजह से एक डिफेक्टेड प्रोटीन बनेगा, डिफेक्टेड प्रोटीन बनेगा। और इस डिफेक्टेड प्रोटीन की वजह से किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक नया डिजीज़ या एक नई तरीके की सिम्टम आएगी। आई होप आप समझ गए क्या होगा, कि अगर मान लो कोई डीएनए है वो डिफेक्टेड है, ठीक है, तो उसके ऊपर जब एक कोड रन करेगा तो वो जो क्रिएट करेगा एमआरएनए वो भी डिफेक्टेड निकलेगा, और ये एमआरएनए फिर जाएगा राइबोसोम के पास, और वो राइबोसोम जब इस डिफेक्टेड एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा तो वो डिफेक्टेड प्रोटीन निकलेगा ना, और इस डिफेक्टेड प्रोटीन की वजह से डिजीज़ या फिर कोई नया सिम्टम हो जाएगा उससे, ठीक है। अब आप ये कॉन्सेप्ट आई होप समझ गए। अगर इसमें आपको कोई भी थोड़ा बहुत इशू है तो कोई टेंशन नहीं, मैं बायोटेक्नोलॉजी में सेंट्रल डोगमा दोबारा पढ़ाऊँगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब बारी है कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में बात करने की। कंपोनेंट्स ऑफ सेल का मतलब होता है एक तरीके से सेल के अंदर होने वाले ऑर्गेनेल्स के बारे में। आई थिंक मैंने इसे कंपोनेंट लिख दिया है, और इसलिए कंपोनेंट नहीं है,
ये है, ये कंपोनेंट्स नहीं है, सॉरी गाइस, ठीक है, ये कंपोनेंट नहीं है, ये है सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ये सेल ऑर्गेनेल्स है, मैंने गलती से कंपोनेंट्स लिख दिया था, आई एम सॉरी। हम अब ऑर्गेनेल्स में पढ़ने वाले मोर स्पेसिफिकली साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ठीक है। एंड तो मैं पहले आपको साइटोप्लाज्म स्टार्ट करता हूँ। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, बट ऑब्वियसली अगर आप 1 घंटे 1.5 घंटे नहीं पढ़ने वाले तो उसका सिलेबस इतना बड़ा है कि कंप्लीट ही नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म से स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म ये एक तरीके का डेंस लिक्विड होता है, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस, जो कि जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल वॉल है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, बाहर वाला है ये सेल वॉल है, ठीक है, ये है, और ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके बीच में जो भरा रहता है ना यहाँ, ये होता है साइटोप्लाज्म। ये एक डेंस लिक्विड होता है जिसके अंदर आप इसमें लिख सकते हो जैसे इट इज़ अ डेंस लिक्विड, इट इज डेंस लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। ये उसके बाद में दूसरा जो लिख सकते हो कि ऑल दी सेल ऑर्गेनेल्स फ्लोट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। साइटोप्लाज्म समझ आ गया। इसमें दो दो पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ आपको। मैं 9th 10th या फिर 11th 12th के लेवल पर आपको बिल्कुल पढ़ाने वाला नहीं हूँ, जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही, ठीक है। ये हो गया है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो फिर मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। मैं अगला जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है न्यूक्लियस, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल इज न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस एक तरह से आप कह सकते हो कि सीपीयू होता है सेल का। इट इज़ द कंट्रोल, सेंट्रल कंट्रोल ऑफ सेल, सेंट्रल कंट्रोल ऑफ सेल, ठीक है। इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल, द जेनेटिक मटेरियल, ऑब्वियसली भी जेनेटिक मटेरियल क्रिएट कंटेन करता है तो उसकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरत है। तो एक सेल के अंदर जहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है, ये मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक लेयर होती है, आहा, ठीक है, इसके बाहर एक लेयर होती है छोटी सी, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये होती है। और ये एक्चुअली ये इतनी स्टिफ नहीं होती, जैसे कि सेलेक्टिवली नहीं होती कि हम सिर्फ सेलेक्टिव मटेरियल को अंदर बाहर करेंगे। इसमें पोर्स होते हैं जो जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होंगे, ये अलाउ कर देते हैं चीज़ों को बाहर और अंदर आना, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा खास इशू नहीं होता है, ठीक। आगे चलते हैं। न्यूक्लियस भी हो गया। अब तीसरे नंबर पे मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्या था तीसरे नंबर पे, एक बार टॉपिक लिखना, वैक्यूल्स, ओके। तो मैं थर्ड नंबर पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स के बारे में मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में भी ये प्रेजेंट होते हैं, बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। एनिमल सेल में ये होते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं, बट इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। आई होप यू गेट इट। प्लांट सेल में ये लगभग ये प्लांट सेल में ये कई बार 50 से लेकर के 90% तक की जगह, 50 से लेकर के 90%
तक का स्पेस ले लेते हैं, इतने बड़े होते हैं ये। ठीक है, मैं आपको एक प्लांट सेल की फ़ोटो दिखाता हूँ तब आपको समझ आएगा। ये देखिए, ये प्लांट सेल देखिए, ये कितना बड़ा है, ये वैक्यूअल है एक। ठीक है, ये कितना बड़ा है इसमें। और वहीं पे आप एनिमल सेल में देखिए, आप इसको, आपको यहाँ पे दिखेगा भी नहीं, ये इतना छोटा होगा, कहीं होगा इसमें, बट ये अभी देखिए कितना स्मॉल है कि दिख ही नहीं रहा है वो। ठीक, और इसमें अराउंड अराउंड इसने लगभग 30% से 40% की जगह ले रखी है। तो ये होता है वैक्यूल। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। मैं आ जाता हूँ जो मैं पढ़ा रहा था आपको। 50 और एनिमल सेल में ये और ये एनिमल सेल में ये अराउंड अराउंड 3 to 5%। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये इसका ध्यान होना चाहिए थोड़ा कि लगभग आधे से ज़्यादा तक भी स्पेस कर लेता है, इतना स्पेस रखता है अपने पास। ठीक है, वैक्यूल्स की। अब इसके फंक्शंस के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। फंक्शन के बारे में इसका थोड़ा सा जान लेते हैं। एक मिनट गाइस, मुझे पेज ऐड कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, मुझे पेज ऐड करना था इसमें। ऑल राइट गाइस, तो अब इसके मैं फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, इसके पास क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, अब मैं इसके थोड़े से फंक्शंस के बारे में बात कर लेता हूँ, क्या करता है ये। ठीक है, इसका पहला फंक्शन ये एक सैक की तरह होता है। सैक मतलब बोरे की तरह होता है, एक लार्ज सैक टू स्टोर। ये स्टोर करता है क्या, वाटर, ऑब्वियसली, क्योंकि वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड सॉलिड कंटेंट, सॉलिड कंटेंट में क्या आएगा, सॉलिड कंटेंट में आता है क्या चीज़, ग्लूकोज हो गया, या फिर कुछ केमिकल्स हो गया, और एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा ये एक एम्प्टी स्ट्रक्चर होता है। अभी अभी आपने कहा कि भरा हुआ, तो अभी कह रहा हूँ एम्प्टी, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एम्प्टी होगा। जब प्लांट के पास अपना ज़्यादा रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ये इसको इसके अंदर स्टोर करता है। तो एक तरह से ये स्टोरेज बैग है, वैक्यूल एक तरीके का स्टोरेज बैग है। ठीक है, अब चौथी की बारी है। चौथा मैंने क्या कहा था, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल्स हो गया, लाइसोसोम्स। ठीक है, फोर्थ के बारे में बात करते हैं, लाइसोसोम्स के बारे में। ठीक है, लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, और या फिर वेस्ट मैनेजमेंट बैग्स भी कहते हैं। देखो, इसका एक पॉइंट है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुइसाइडल बैग ऑफ सेल। क्या, क्यों इसको ऐसा कहते हैं कि जब भी ये, जैसे ये सेल है ना, इसमें अगर ये किसी भी तरीके का अनवांटेड सब्सटेंस पाएगा, या इसके खुद के फंक्शन में कुछ डिफेक्ट आ जाएगा, जैसे समझ रहे हैं ना आप कि एक सेल के अंदर कोई भी अनवांटेड मटेरियल आ गया, कोई बात नहीं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से छूट गया और वो आ गया अंदर, तो ये एक इंटरनल डिफेंस है एक तरीके का। तो वो अनवांटेड मटेरियल को ये इनगल्फ कर लेगा। इनगल्फ करने का मतलब है ये सेल ऐसे जा कर के उस अनवांटेड मटेरियल को अपने अंदर ले लेगा और उसके बाद खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा। ये ऐसा हुआ कि मान लो सेल, ये लाइसोसोम है, मान लो ये लाइसोसोम है, और ये लाइसोसोम के अंदर मान लो इसके मैकेनिज़्म में कुछ डिफेक्ट आ गया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कुछ डिफेक्ट आ गया, और इसके लाइसोसोम के अंदर एक डिफेक्ट आ गया। तो लाइसोसोम जो है ये कंटेन करता है वेरी एक्सटेंसिव, या फिर कह सकते हो कि वेरी पावरफुल, एक्सटेंसिव या फिर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, जो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं ये। और जब इन्हें पता लगता है कि हमारे खुद के मैकेनिज्म में डिफेक्ट है, तो ये अपने आप को ही खाना शुरू कर देते हैं और ब्रस्ट कर लेते हैं, ये आखिर में जाकर के फूट जाता है। ठीक है, तो ये जब फूट जाता है, इसीलिए इसको हम अपना सुसाइडल बैग कहते हैं। ये वेस्ट डिस्पोजल भी करता है, और अगर इसके खुद के मैकेनिज्म में कोई डिफेक्ट आता है तो ये खुद ब्लास्ट हो जाता है। तो अब कैसे लिखने हैं इसको मैं समझाता हूँ, आपको लिखना, ये लिख लिया होगा, इट इज़ कॉल्ड सुसाइडल बैग। अगला जो लिखना है, it uh, it is used by
used by cells in मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा चीज़ होगा ये, इफ एनी डिफेक्ट फाउंड इन their mechanism their digestive their strong digestive enzymes eats its own cell its own cells। ठीक है, इसी वजह से हम इसको साइडल बैग भी कहते हैं। तो लाइसोसोम्स भी हो गया, ऑल राइट, न्यूक्लियस हो गया, लाइसोसोम्स भी हो गया। अब गोल्गी अपैरेटस की बारी है। ठीक है, तो एक मिनट का इसमें से सेटअप कर लूँ। आप लोग एक बार 6th क्लास की एनसीईआरटी को एक बार 9th क्लास की एनसीईआरटी को एक बार ही देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है और ऑब्वियसली करना तो पड़ेगा ही। मैं खुद ये सब कर रहा हूँ, मुझे खुद पढ़ना पड़ता है ये सब। आपको पढ़ाने से पहले मुझे खुद पढ़ना पड़ता है ये सारी चीज़ें। खुद पढ़ता हूँ, इनको एग्जाम्पल्स के रूप में मैनेज करता हूँ, उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ। किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है। अब हम अगला टॉपिक पे जाने वाले हैं। 4 हो गए, 5वां होगा गोल्गी अपैरेटस। 5वां है गोल्गी अपैरेटस, या फिर इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, आई एम सो सॉरी गाइस। गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस एक तरीके का मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का एक्सपर्ट होता है एक सेल के अंदर। ये क्या करता है, पैकेजिंग करता है, ये मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है, एंड इवन ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ सेल टू अदर। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, ये ज़रूर याद से लिख लेना। इट डेवलप्स तो नहीं कह सकते, इट फॉर्म्स लाइसोसोम्स। हमने जो अभी लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा है, ये उसका फॉर्मेशन करता है। इट इज़ इन्वॉल्व, बल्कि इस पॉइंट को ज़्यादा बेटर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है गाइस, ऑल राइट, द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। और उसके बाद आपको बता देता हूँ ये बने किस थे। इसमें एक बात होती है कि ये सिस्टर्निंग एक चीज़ होता है, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन शायद गलत कर रहा हूँ, सिस्टर्न कहते हैं शायद इसको, सिस्टर्न से मेड अप ऑफ सिस्टर्न्स। ठीक है, ये इससे बना होता है, एक डबल मोल्डेड, आप कह सकते हो डबल मोल्डेड स्टैक्ड पाउच जैसा दिखता है। डबल मोल्डेड मतलब कुछ ऐसा उलझा हुआ सा पाउच जैसा दिखता है ये। ठीक है, ये आपको गोल्गी अपैरेटस के बारे में हो गया। इसका काम पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और ये क्या पैक करता है, ये प्रोटीन्स को पैक करता है, लिपिड्स को पैक करता है, फैट को पैक करता है, एंड इसको अलग अलग पॉइंट्स पे भेज करके स्टोर कर देता है, और कहीं पे अगर इसका यूज़ है तो उसे यूज़ भी करने देता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। आई होप यू गॉट इट।
कोई भी इश्यू हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब बारी है राइबोसोम्स की, ठीक है। छठा है राइबोसोम्स की, ठीक है। राइबोसोम्स के बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये कंपोज होते हैं, मतलब बने हुए होते, दे आर कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन, ठीक है। RNA एंड प्रोटीन एंड कन्वर्ट्स mRNA। जब सेंट्रल डोग्मा का मैंने प्रोसेस आपको समझाया था, तो ये जो DNA ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनाता है, इसको जो प्रोटीन में कन्वर्ट करता है वो राइबोसोम ही करता है, कन्वर्ट mRNA इनटू प्रोटीन। और हम तो प्रोटीन को कई जगह हम लिखते हैं पॉलीमर। प्रोटीन क्या होता है? एक पॉलीमर होता है, किसका? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स का। अब अमाइनो एसिड्स क्या होता है? आई डोंट थिंक कि आपको इतना डेप्थ में घुसने की ज़रूरत है, आप बस इतना जानिए कि प्रोटीन होता है पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो ये mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, ये राइबोसोम्स की खासियत होती है। इसके बाद इट कन्वर्ट्स यूजिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं जल्दी बताइए? इट कन्वर्ट्स यूजिंग प्रोसेस ट्रांसलेशन। अभी मैंने बताया ना, ट्रांसक्रिप्शन से DNA mRNA बनाएगा, और mRNA प्रोटीन में कन्वर्ट होने के लिए ट्रांसलेशन प्रोसेस यूज़ करता है, ठीक है। और इसका प्राइमरी फंक्शन ऑब्वियसली अभी आपको बता ही दिया, तो प्राइमरी फंक्शन इज टू, लिख लीजिए, प्राइमरी फंक्शन में पूरा नहीं लिख रहा, प्राइमरी फंक्शन इज टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, ठीक है। हमने राइबोसोम्स ख़त्म कर लिया है, और ऑब्वियसली इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होगा, ठीक है। तो 7th होने वाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि ये एक लार्ज नेटवर्क होगा ट्यूब्स और इसका शीट्स का, कह सकते हैं तरीके से, और ये कुछ ऐसा दिखता है, सॉरी, ये कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ यू स्ट्रक्चर शेप्ड का, ऐसा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। मेरी ड्राइंग थोड़ी उतनी अच्छी है नहीं, तो आप मेरे से पिकासो वाला फील लेने की कोशिश मत कीजिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताता हूँ आपको। ये क्या करता है? ये फॉर्मेशन करता है किस चीज़ का? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन एंड लिपिड्स का। अभी आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने कहा कि राइबोसोम्स प्रोटीन फॉर्म करता है, अभी आप कह रहे हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करते हैं, क्या कहना चाह रहे हो? देखो मैं समझाता हूँ आपको। इसके लिए वो कैमरा ऑन करना ही पड़ेगा, ठीक है बस, 1 मिनट बस। देखो, मान लो एक ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये होते हैं राइबोसोम्स, ये इसके ऊपर आकर के अटैच हो जाते हैं, ठीक है। जब ये राइबोसोम्स इसके ऊपर अटैच हो जाते हैं, तो ये सरफेस एक तरीके से देखें, ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो ये रफ़ हो जाएगा, ठीक है। इस हाथ से दिखाता हूँ आपको, ऐसे रफ़ हो जाएगा ये रफ़ हो जाएगा। तो इस रफ़ पार्ट को कहते हैं हम रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, मान लीजिए ये राइबोसोम्स है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आकर के चिपक गए, ठीक है, तो ये रफ़ हो जाएंगे, इन दोनों की वजह से ये रफ़ हो जाएगा। और ये रफ़ होने की वजह से क्या होगा, आप इस पर देखिए, मोरोवर ऐसे ये रफ़ हो जाएगा, ठीक है। और रफ़ राइबोसोम्स का अटैच होने की वजह से जो ये रफ़ हो गया, ये फॉर्मेशन करेगा प्रोटीन का। और अगर मैं इन दोनों को हटा दूँ और ये एंडोप्लाज्मिक ऐसा ही रहे, तो ऑब्वियसली एक स्मूथ है ये, है ना, तो इसे कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये फॉर्मेशन करेगा लिपिड्स का। तो राइबोसोम अकेले फॉर्मेशन नहीं करता है कभी प्रोटीन का, राइबोसोम आकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हो जाएगा, और इसको बना देगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तब ये फॉर्मेशन करता है प्रोटीन का। और अगर राइबोसोम्स नहीं है तो ये फॉर्मेशन करेगा लिपिड्स का। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो
दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई आर का मतलब होता है ये, ठीक है, ये है स्मूथ, ये है रफ, ठीक है। रफ का मतलब साफ साफ है अटैच्ड राइबोसोम, ठीक है, विच लेड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। और ये स्मूथ होता है, ये नो राइबोसोम, नो राइबोसोम्स अटैच्ड फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स यानी कि फैट मॉलिक्यूल्स को लिपिड कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आई होप सो समझ आ गया होगा आपको, ठीक है, ठीक है। अरे ये वैक्यूल्स के बारे में जो मैंने पढ़ाया था वही है, ठीक है। अब अगली चीज़ है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए इसमें, ठीक है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस कंटेन करता है, पर न्यूक्लियस एकमात्र ऐसा पार्ट नहीं है सेल का जिसके पास जेनेटिक मटेरियल हो। न्यूक्लियस के अलावा देयर आर टू मोर ऑर्गेनेल्स जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल या खुद का डीएनए होता है। वो है, एक तो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस, यार एक मिनट गाइस, एक है न्यूक्लियस, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक होता है प्लास्टिड। खैर प्लास्टिड आर नॉट फाउंड इन एनिमल्स वेदर दे आर द पार्ट ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। सो एनिमल में इन दोनों के पास होता है और प्लांट में इन तीनों के पास होता है, ठीक है। सो मैं आगे चलता हूँ थोड़ा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। इनका प्राइमरी फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? एटीपी स्टैंड्स फॉर, एटीपी का मतलब होता है, लिख लीजिए, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ये सेल जब अपने फंक्शन को परफॉर्म करती हैं तो उन्हें उसके लिए फ्यूल तो चाहिए, ये एटीपी उस फ्यूल का काम करता है, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब इसके पास देखो, इसके पास इसमें एक पॉइंट लिखना है, इट हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो अगर इसके पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, अगर अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है तो क्या ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है? मैंने कहा ना कि राइबोसोम्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए। तो ये, सो इट कैन, यहाँ से इट कैन फॉर्म इट्स ओन प्रोटीन। आई होप यू गॉट इट। प्लीज़ इसको साथ साथ लिखते जाइएगा क्योंकि मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाऊँगा। सिंपली इसको पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ एटीपी करता है, और एटीपी वो करेंसी या फिर वो कह दो वो फ्यूल है जो सेल यूज़ करता है अपने डे टू डे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके पास अपना खुद का डीएनए जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अपना राइबोसोम है जो अपनी प्रोटीन खुद बना सकता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा हुआ है? राइबोसोम्स मैंने आपको बता दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता दिया, प्लास्टिड्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। आई थिंक नीचे जगह नहीं है, हाँ नहीं है, तो मैं आपको यहीं पर
प्लास्टिड्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। प्लास्टिड्स बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट इसके बाद आपका सेल ऑर्गेनेल्स ख़त्म हो जाने वाला है, ठीक है। अब बारी है लास्ट टॉपिक की, 9th, प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो अभी आपने प्लांट को देखा हो ध्यान से तो उनकी पत्तियां ग्रीन होती हैं। खैर कुछ प्लांट्स की पत्तियां रेड भी होती हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अगर गुलाब की पत्तियों को आपने ध्यान से देखा हो तो वो थोड़ा रेडिश होती हैं, वो इन प्लास्टिड्स की वजह से ही होती हैं। जो प्लास्टिड्स होते हैं दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट, और ग्रीन से आपको याद आ ही गया होगा, ग्रीन पिगमेंट अगर प्लांट में कोई कंटेन कर रहा हो तो ये ऑब्वियसली क्या है, क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल। और अगर इसी क्लोरोफिल को इसे और यही अगर प्लास्टिड ग्रीन कलर का हो जाए, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अच्छा मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, और याद है इनको मैंने बताया था इनके पास दे हैव ओन DNA एंड राइबोसोम्स ऑल्सो, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ये ग्रीन पिगमेंट को कंटेन करते हैं जो होती है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से जो पत्तियाँ होती हैं हमें हरी दिखाई देती हैं, ठीक है। और अगर यही ग्रीन कलर के प्लास्टिड हों, इनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में अंतर ये है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड को कहा जाता है, और क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जिनकी वजह से पत्तियाँ हरी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था प्लास्टिड के बारे में। तो मेरे हिसाब से मैंने लगभग सेल ऑर्गेनेल्स तो पूरा ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो अब अगला जो टॉपिक होने वाला है वो ऑब्वियसली होने वाला है हमारा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। मैंने इसे लिखना ना पड़े, इसमें बहुत कुछ लिखने के लिए होता है, तो इसमें लिखना ना पड़े इसीलिए मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल को पहले से लिख रखा है, और मैंने यहाँ पर उनका डायग्राम भी चिपका रखा है, ठीक है। ये एनिमल सेल है, इसमें आप देख सकते हो कि ये बाहर वाला सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये बाहर वाला हिस्सा ये वाला, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये सेंट्रियोल्स हैं, हाँ ये ज़्यादा क्लियर तो नहीं होगा बट ध्यान रखिए न्यूक्लियस है। ये जो ऊपर है ब्राउन ब्राउन सा न्यूक्लियस के ऊपर, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हल्का सा ग्रीन जो है ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये एनिमल सेल है। और अगर मैं यहीं पे प्लांट सेल के बारे में बात करूँ, आप ये 9th क्लास की अगर NCERT खोलेंगे तो उसमें आपको बहुत साफ डायग्राम मिल जाएगा ये, ठीक है। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक्स बता देता हूँ, उसके बाद आज की क्लास ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी सी लंबी होगी क्लास बट 1-1.5 घंटा तो आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। द प्लांट सेल हैव बोथ, सेल वॉल भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है। वैक्यूल्स आर लार्ज एंड सेंटर प्लेस्ड फॉर स्टोरेज ऑफ, क्या स्टोर करता है बताओ, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड सॉलिड सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज हो गया, या फिर और भी अदर केमिकल्स हो गए, ये सब। दे आर प्लास्टिड इन प्लांट सेल, देयर आर प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, वही जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इनकी वजह से ग्रीन पिगमेंट को स्टोर करते हैं अपने अंदर, जिनकी वजह से कलर आता है प्लांट के अंदर। द क्लोरोप्लास्ट हैव क्लोरोफिल, ठीक है। लाइजोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। लाइजोसोम्स का मतलब होता है सुसाइडल बैग्स, याद है जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि लाइजोसोम्स वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करते हैं और खुद को बर्स्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो ये प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। द साइटोप्लाज्म इज थिन एंड पुश टू द पेरिफेरी ड्यू टू सेंट्रल वैक्यूल। देखो मैं समझाता हूँ, ये मान लो एक प्लांट सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल है। अगर इसका पूरा हिस्सा मान लो 50 से 90% हिस्सा वैक्यूल्स ने ले रखा है, तो जो इसके अंदर रहने वाला साइटोप्लाज्म है वो ऑब्वियसली साइड पे आ जाएगा, है ना। ये वही पॉइंट कह रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है वो थिन है और वो बगल पेरिफेरी मतलब किनारे पे आ जाता है, इसका मतलब होता है किनारे पे आ जाता है, क्योंकि सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। सेंट्रल वैक्यूल ऑब्वियसली 50 से लेकर 90% तक की जगह ले सकता है प्लांट सेल के अंदर, तो इतनी जगह लेगा तो बाकी पार्ट को तो पेरिफेरी पे आना ही पड़ेगा, तभी वो स्टेबल हो पाएंगे। तो ये प्लांट सेल था। अब एनिमल सेल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है,
ऑब्वियसली एब्सेंट होती है, मैंने बताया था बैक्टीरिया और प्लांट सेल को छोड़ करके बाकी सब में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इनके पास। एक मिनट, सेल वॉल जो होता है वो सभी के पास प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के छोड़ करके, मैंने शायद गलत बोल दिया है, आई एम वेरी सॉरी। वैक्यूल्स जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं साइटोप्लाज्म में। प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। कभी आपने आदमी को हरा होते हुए देखा है या लाल होते हुए? तो प्लास्टिड इसमें नहीं होते एनिमल सेल में। लाइजोसोम्स के बारे में बताया, लाइजोसोम जब प्लांट सेल में नहीं है तो एनिमल में ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि वरना फिर हमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत ही क्या पड़ती। तो लाइजोसोम्स एनिमल सेल के अंदर होते हैं और ये एनिमल सेल को क्लीन रखने की पूरी कोशिश करते हैं। दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मैंने बता दिया ऑलरेडी। द साइटोप्लाज्म इज डेंस एंड ग्रैनुलर, इट इज़ यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सेल। ये डेंस होता है हमारा साइटोप्लाज्म जो, तो एनिमल सेल का डेंस होता है। याद रखना ह्यूमंस एनिमल्स के अंदर आते हैं। पता लगे मैं आपको एनिमल सेल पढ़ा रहा हूँ, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ह्यूमन किस में आएगा, तो ह्यूमंस जो होते हैं वो एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है और इस यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहता है, क्योंकि हमारे पास कोई वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, जो वैक्यूल्स नहीं है हमारे पास, जो बहुत ज़्यादा जगह ले हमारे सेल के अंदर, ठीक है। तो आज के टॉपिक्स में अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमने क्या क्या कर लिया है। सेल मैंने आपको बता दिया कि बेसिक फंडामेंटल पार्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। कंपोनेंट्स बता दिए, सेल ऑर्गेनल्स बता दिए, एनिमल वर्सेस प्लांट सेल बता दिए, और मैंने एक और टॉपिक बता दिया आपको जिसका नाम था सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर भी आपको 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर द क्लास। एंड अगर आप क्लास देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने डाउट्स को नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिप्लाई दे दूँ।